अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 29 से। वही है जिसने पैदा किया तुम्हारे वास्ते जो कुछ ज़मीन में है सब, फिर कसद किया आसमान की तरफ, सो ठीक कर दिया इनको सात आसमान, और खुदा ताला हर चीज़ से ख़बरदार है। आज के हमारे पहले एडिटोरियल का टाइटल है डेथ ओवर लाइफ। इसमें हम रेट ऑफ सुसाइड के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। अगर हम WHO के एस्टीमेट्स को देखें पाकिस्तान के बारे में जो रेट ऑफ सुसाइड है, तो 2012 में ये 2.9% था पर 1 लाख पीपल, जो कि अब बढ़ के 2016 में 7.5% हो चुका है पर 1 लाख पीपल। और अगर हम थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में सुसाइड की बात करें, खुदकुशियों की बात करें 2020 में, तो ये ज़्यादातर जो 10 से लेके 20 ईयर्स का एज ग्रुप है, इन लोगों के दरमियान कमिट की गई हैं। जो मज़ीद नंबर्स हैं वो आगे चल के हम इस एडिटोरियल में देखेंगे। तो इसका साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की गई है, यानी कि एक कोशिश की गई है उन फैक्टर्स को समझने के लिए, उन वजूहात को समझने के लिए जो कि खुदकुशी का बायस बनते हैं। तो जो 3 रीज़न सामने आई हैं उनमें पेरेंटल डिस्कार्ड था, यानी कि जो वालिदैन के दरमियान झगड़े होते हैं, स्ट्राइफ, रिफ्ट्स, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स थे, शनाख्त के मसाइल थे, और हैरेसमेंट, बुलिंग के मसाइल थे। और अगर हम रेशो की बात करें तो इसमें फ़ीमेल विक्टिम ज़्यादा थी, यानी कि औरतों ने मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा खुदकुशी की है। तो इसकी जो मेन वजह है ये है पेट्रियार्चल हमारे जो नॉर्म्स हैं, मेल डोमिनेंट सोसाइटी और प्रेशर है। ये अगर डाटा जो है ना, ये वर्ल्ड जो है दुनिया का डाटा है, वहाँ पे मेल ज़्यादा खुदकुशी करते हैं, तो ये ऑन कंट्रेरी टू वर्ल्ड है। सेक्शन 325 जो है पाकिस्तान पीनल कोड का, ये क्रिमिनलाइज करता है सुसाइड को, यानी कि ये कहता है अगर कोई सुसाइड करता है तो वो मुजरिम ठहराया जाएगा। तो इस सेक्शन को भी ख़त्म करना होगा, ये रिकमेंडेशन दी गई है आथर की जानिब से। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा ऑप्टिमिस्टिक लुक। बाउंस बैक देखने में नज़र आया है ओवरसीज इन्वेस्टर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लेटेस्ट बेनिफिट बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स के अंदर। इसकी वजूहात क्या रही हैं कि जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स थे, यानी कि जो शरह सूद थी उसको कम किया गया है। इसी तरह से मैसिव मॉनिटरी स्टिमुलस दिया गया है जो कि अनाउंस किया गया था स्टेट बैंक की जानिब से। इसके अलावा जो और वजूहात थी वो अनप्रेसिडेंटेड टैक्स एमनेस्टी दी गई हैं, टैक्स पे छूट दी गई है टैक्स इवेडर्स को, और प्राइम मिनिस्टर ने कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया है जिसने लिक्विडिटी इंजेक्ट की है हाउसिंग और रियल एस्टेट सेक्टर में, ताकि अर्ली इकनॉमिक रिकवरी की जा सके। इसी तरह से बिज़नेस फ्रेंडली और लार्ज फिस्कल स्टिमुलस भी दिए गए हैं हुकूमत की जानिब से, जिसकी वजह से ये बाउंस बैक, इंक्रीज़, अपसर्ज, अपस्विंग देखने में नज़र आई है। लेकिन अभी भी कुछ अनसर्टेनिटीज़ पाई जाती हैं बिज़नेस कम्यूनिटीज़ में, जिनमें मेन जो वजूहात हैं वो हैं अनरेस्ट इन अफगानिस्तान की सूरत हाल है। इसी तरह से जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, यानी कि डॉलर कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, और महंगाई बढ़ रही है, हाई इन्फ्लेशन है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, और फ्यूचर IMF के साथ प्रोग्राम क्या होगा ये भी अभी अनसर्टेन है, और कोविड-19 भी दोबारा से रिसर्च कर रहा है, इसकी वेव्स आती रहती हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये अनसर्टेनिटी की, गैर यकीनियत की सूरत हाल पैदा करती हैं। लास्ट एडिटोरियल होगा हमारा एजुकेशन डिसरप्शन के मुतल्लिक। इसमें अगर हम यूनेस्को की रिपोर्ट देख लें तो दुनिया के तकरीबन आधे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों के पार्शल या फुल तौर पे बंद होने से मुतासर हुए हैं, और तकरीबन 100 मिलियन एडिशनल चिल्ड्रन ऐसे हैं जो कि फॉल बिलो कर जाएंगे, मिनिमम प्रोफिशेंसी लेवल जो है रीडिंग का उससे नीचे चले जाएंगे हेल्थ क्राइसिस की वजह से। इस एडिटोरियल में हम मज़ीद देखेंगे कि इश्यूज़ ऑफ एक्सेस क्या हैं, तालीम तक रसाई के मसाइल क्या हैं, और पेंडेमिक किस तरह से पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी, मौका फराहम कर रही है कि ये अपना जो इनका एजुकेशन सिस्टम है इसको एक मरतबा फिर से रीथिंक करे। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग हैं, रेड कलर में हम पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन करेंगे, ग्रीन कलर में हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे जो कि आपको अपने आर्गूमेंट्स को स्ट्रेंथन करने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास एक्वा कलर होगा, इसमें हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर होंगे। अगर आप ये एडिटोरियल्स खुद से स्टडी करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से खान वर्चुअल की अकेडमी की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पे ये तमाम एडिटोरियल्स हाईलाइटेड फॉर्म में मौजूद होंगे। अगर आप डेली अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने व्यूज़, सजेशन, लाइक्स, कमेंट्स ज़रूर दिया करिए ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें।
अच्छा, हमारे पास एडिटोरियल स्टडी करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि मैं ये जैसे हम पहले करते हैं कि रीडिंग भी करता जाऊं और साथ में उसको ट्रांसलेट भी करूं और आपको मीनिंग सारे बताता जाऊं। दूसरा तरीका ये है कि जैसा कि कुछ लोग कह रहे थे, रिकमेंड कर रहे थे कि मैं आपको इसका बेसिक एसेंस बता दूं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बता दूं और वर्ड मीनिंग बता दूं और आप इसको खुद से स्टडी कर लें। तो आप सजेस्ट कर दीजिएगा कि हमको किस तरह इसको लेके चलना चाहिए। आज हम ट्राई कर लेते हैं दूसरे तरीके से पढ़ने की, यानी कि मैं आपको इम्पॉर्टेंट इसके जो फैक्ट्स हैं और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं एसेंस बताता जाऊंगा और आपने आज इसको खुद से स्टडी करना है। तो जो पहली बात है, हमारे पास मोर डिस्ट्रेसिंग नंबर्स आए हैं, अपसेटिंग नंबर्स आए हैं, परेशान कर देने वाले नंबर्स आए हैं कि जो सुसाइड रेट है वो इंक्रीज़ कर रहा है, एमिनेट हो रहा है, लार्ज हो रहा है। और ये क्या चीज़ है? ये रिप्यूडिएशन है, डिनायल है, रिजेक्शन है, जो इंसान का नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है सर्वाइवल का, यानी कुदरती तौर पे इंसान सर्वाइव करना चाहता है, लेकिन जो एक्ट ऑफ सुसाइड है ये इससे अपोजिट है। एक रिपोर्ट लॉन्च की गई है मंडे को जिसने रिवील किया है कि तकरीबन नो लेस देन 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड की हैं, ख़ुदकुशी की हैं थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में 2020 में। और उनकी जो एज थी वो 10 से लेके 20 साल की उम्र के वो लोग थे। अच्छा, डबल डैशेस हैं। डबल डैशेस हमेशा फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेमी कॉलन है। सेमी कॉलन का मतलब ये होता है कि अभी सेंटेंस ख़त्म नहीं हुआ, आथर मज़ीद कुछ कहना चाहता है। डिस्कोर्स मार्कर के बाद बताया गया है कि 48% ऐसे लोग थे जिनकी उम्र 16 साल थी या इससे भी वो कम उम्र के बच्चे थे। ये जो रिपोर्ट गाइड की गई है सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से, टेक्निकल हेल्प ली गई है जो कंट्री के टॉप साइकेट्रिस्ट हैं उनकी जानिब से और जो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जानिब से, ताकि जो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी है वो की जा सके और इसकी जो फैक्टर्स हैं जो कि काज करते हैं खुदकुशी की जानिब लीड करते हैं और किसी को मजबूर करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी ले ले, उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाए। अगर हम इन फाइंडिंग्स को देखें और जो इंटरव्यूज़ किए गए हैं फैमिली मेम्बर्स में से, तो 24% जो सुसाइड के विक्टिम थे वो पहले ही किसी जहनी बीमारी का शिकार थे। सेमी कॉलन है यहाँ पे अगेन। 36% ऐसे लोग थे जिनमें सुसाइडल आइडिएशन थी, यानी कि वो खुदकुशी के ख्यालात रखते थे। अगर हमने जो इसमें 33 केस एनालाइज किए गए हैं उनको देखें तो जो फीमेल विक्टिम्स थी वो 21 थी और जो मेन विक्टिम्स थे वो 12 थे। यंग पीपल जो कि सुसाइड कमिट कर रहे हैं, ये पॉइंट आउट किया जो फैक्टर क्या थे कि पेरेंटल डिस्कार्ड था, वालिदैन के दरमियान झगड़ा था, स्ट्राइफ कन्फ्लिक्ट था, इसी तरह से आइडेंटिटी का प्रॉब्लम था, शनाख्त का मसला था, बुलिंग हैरेसमेंट की जाती थी। ये तमाम वजूहात थी जिनको काउंसलिंग के ज़रिए टैकल किया जा सकता था, लेकिन इनको अनरिजॉल्व छोड़ दिया गया, इनको एब्जॉल्व नहीं किया गया, हल नहीं किया गया जब तक बहुत लेट हो चुका था और ये लोग सुसाइड कमिट कर चुके थे। जो दूसरी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है वो ये थी कि हाई रेशो ऑफ फीमेल टू मेल विक्टिम्स थी, यानी कि फीमेल्स ने ज़्यादा खुदकुशी की है। ये क्या है? कंट्रेरी है ग्लोबल पैटर्न से, यानी कि दुनिया में मेल ज़्यादा खुदकुशी करते हैं। डबल कॉमास है, डबल कॉमास फ्लो ऑफ सेंटेंस को मेंटेन रखेंगे। तो ये तमाम चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि औरतों पे प्रेशर होता है पैट्रियार्चल सोसाइटी में, मेल डोमिनेंट सोसाइटी में उनको इस प्रेशर से डील करना पड़ता है, जिससे वो बाज़ औक़ात हार जाती हैं और ख़ुदकुशी कमिट कर लेती हैं। अगर सुसाइड को कंसीडर किया जाए, इसके बारे में सोचा जाए, तो ये एक ग्रोइंग प्रॉब्लम है, बढ़ता हुआ प्रॉब्लम है, ना सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे मुल्क में। 2012 से 2016 का अगर हम डाटा लें, WHO के एस्टीमेट्स लें पाकिस्तान में शरह खुदकुशी के बारे में, तो हमने जैसा कि पहले भी स्टडी किया तो ये 2.9% पर 1 लाख पीपल से बढ़ के अब 7.5% हो चुकी है पर 1 लाख पीपल। वेरीफाइएबल फिगर्स मुश्किल से फाइंड किए जा सकते हैं। क्यों? इसकी वजह यह है कि जो स्टिग्मा है, डिसग्रेस है, लोग इसको शेम की बात समझते हैं, इसलिए ये जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं और जो अटेम्प्टेड सुसाइड होते हैं इनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते और ये हमेशा अंडर रिपोर्टेड रहते हैं। इसी तरह से जो सोशो कल्चरल जो हमारी माशी और तहजीबी हर्डल्स हैं, ऑब्स्टैकल्स हैं एक्यूरेट डाटा कंपाइल करने में, वो ये एक फैक्ट इसमें ये है कि अपनी ही ज़िंदगी लेना इसको क्रिमिनल अफेंस समझा जाता है, फौजदारी मुकदमा दर्ज होता है इस बेस पे हमारे मुल्क में। तो आथर इस बेस पे ये रिकमेंडेशन देना चाहते हैं कि पाकिस्तान पीनल कोड का जो सेक्शन 325 है जो क्रिमिनलाइज करता है सुसाइड को, ख़ुदकुशी को, उसको अबालिश किया जाना चाहिए, रिवोक, रिपील, कैंसल ख़त्म किया जाना चाहिए।
कंपैशनेट, हमदर्दी और फॉरवर्ड थिंकिंग की बुनियाद पे अप्रोच की ज़रूरत है इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, एड्रेस करने के लिए। मेंटल इलनेस, जहनी बीमारी, डबल कॉमाज में बताया गया है कि जो प्राइमरी बेसिक अंडरलाइंग काज है ख़ुदकुशी का, उसको वो कॉल करती है मेंटल इलनेस कि आप काउंसलिंग करें पेशेंट की और उसको ट्रीट करें। मेंटल इलनेस भी बाकी बीमारियों की तरह एक बीमारी ही है। जिस तरह दिल, गुर्दे, फेफड़े, मैदे, जिगर की बीमारियां होती हैं, इसी तरह से जहनी बीमारी भी एक बीमारी है, इसको भी ट्रीट किया जाना चाहिए। और जो अटेम्प्टेड सुसाइड्स हैं, अगर हम उनको देखें तो उनका नंबर ज़्यादा है ऐसी सुसाइड से जो कि कंप्लीट हुई हैं। और जो लोग सरवाइव किए हैं उनको भी साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है ताकि प्रिवेंट किया जा सके, अब्स्ट्रैक्ट फोरस्टॉल किया जा सके एक और अटैम्प्ट को ख़ुदकुशी की। ये इंडीड, बेशक जो पहले बंदा खुदकुशी करता है उसमें वो ज़्यादा रिस्क पे होता है कि वो एक मरतबा फिर से भी अटैम्प्ट कर सकता है सुसाइड को। इस तरह से जो स्ट्रेस है, दबाव है, फौजदारी पनिशमेंट का, मुकदमों का, ऐसे इंडिविजुअल पे वो नहीं डाला जाना चाहिए। इनको मेंटल काउंसलिंग की ज़रूरत है, ना कि इन पे मुकदमा करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा ऑप्टिमिस्टिक लुक। अगर हम बिज़नेस कॉन्फिडेंस देखें, मुल्क में बिज़नेस का एतमाद देखें, कंट्री की इकानमी में, मईशत में, तो वो रिबाउंड हुआ है, रिकवर, बाउंस बैक किया है उसने। सॉरी, यहाँ पे बी लिखना था, यहाँ पे मैंने एन लिख दिया था। तो उसने बाउंस बैक किया है। तो ये ट्रेंड देखा गया है 2018 के इलेक्शन के बाद पहली मरतबा। अगर हम देखें बाउंस बैक, तो ये ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ लेटेस्ट बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स में देखा गया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये अच्छी खबर है जो कि इंडिकेट करती है अक्रॉस दी बोर्ड अप स्विंग इंक्रीज बिजनेस कॉन्फिडेंस में। पिछले 11 साल का जो लो था वो टच हुआ था पिछले साल जून में, क्योंकि नेशनल वाइड लॉकडाउन लगाया गया था कोविड-19 के स्प्रेड को फैलने से रोकने के लिए, जिसने डिसरप्ट कर दिया था इकोनॉमिक एक्टिविटी को और ट्रेड को, तिजारत को। ये जो इंक्रीज़ है बिज़नेस कॉन्फिडेंस में, इसके जो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं, ड्राइव करने की जो वजूहात हैं, वो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है, यानी कि शरह सूद, उसमें कमी की गई थी। और इसी तरह से मैसिव ह्यूज हेफ्टी मॉनिटरी स्टिमुलस अनाउंस किया गया था स्टेट बैंक की जानिब से, ताकि शील्ड किया जा सके, बचाया जा सके बिजनेसिस को और मईशत को पेंडेमिक के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, असरात हैं, उनसे। ये अनप्रेसिडेंटेड टैक्स एमनेस्टी दी गई थी टैक्स इवेडर्स को, और प्राइम मिनिस्टर ने कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस किया था ताकि लिक्विडिटी इंजेक्ट की जा सके हाउसिंग और रियल स्टेट सेक्टर में एक अर्ली इकोनॉमिक रिकवरी के लिए। तो इन्होंने भी बहुत अहम किरदार अदा किया है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में, इंक्रीज़ करने में। मोर रिसेंटली अगर हम देखें, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ और लार्ज फिजिकल स्टिमुलस अनाउंस किया गया है लास्ट बजट में, ताकि इकानमी को तेज़ी से ग्रो किया जा सके 2023 के इलेक्शन से पहले। इसने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने में। ये जो इम्प्रूवमेंट है बिजनेस स्टिमुलस में, ये खुश आइंद स्टेप है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं वो अभी भी अनसर्टेनिटीज़ शो कर रहे हैं। क्योंकि जो अफगानिस्तान में सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा गैर यकीनी है, अनरेस्ट पाया जाता है। इसी तरह से हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो भी फ्लक्चुएट करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है। इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और करंट अकाउंट डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा है, और ये इंक्रीज़ हो रहा है। ट्रेड डेफिसिट भी इसके साथ साथ इंक्रीज़ हो रहा है। और जो फ्यूचर में मुस्तकबिल में IMF प्रोग्राम है वो भी अभी गैर यकीनी है, और कोविड-19 भी रिसर्च करता रहता है। तो ये तमाम चीज़ें प्रेशर पुट करती हैं बिज़नेस इन्वायरमेंट को, आगे बढ़ने से ये रोकती हैं। जो ऑप्टिमिज़्म है, पॉजिटिव जो हमें देखने में नज़र आ रहा है, ये अक्कासी है जो मोस्ट रिसेंटली पॉजिटिव परसेप्शंस की गई हैं इकोनॉमिक रिकवरी और ग्रोथ के लिए। प्रो ग्रोथ पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस कराई गई हैं ताकि परस्यू किया जा सके इकोनॉमिक ग्रोथ को, और ये इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं हुकूमत और स्टेट बैंक की जानिब से। अगरचे जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं वो प्लान कर रहे हैं, एक्सपेंड करेंगे अपने ऑपरेशंस को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ज़रिए रिस्पेक्टिव बिजनेसेस में, लेकिन अगर कोई भी थोड़ी सी स्लाइटेस्ट चेंज होती है मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में या फिर मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ में, तो ये रोल बैक कर सकती है इन तमाम प्लान्स को। क्या होगा अगर महंगाई बढ़ती रहे और करेंसी हमारी डेप्रिशिएट होती रहे, डॉलर ऊपर की जानिब जाता रहे, और अगर फिस्कल करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज़ करता रहे जितना एस्टीमेट लगाया गया है, तो तमाम क्या सूरत हाल होगी। अभी तक अगर हम देखें, जो लो इंटरेस्ट रेट है, जो शरह सूद में कमी है, इसने हेल्प किया है बिज़नेस ऑफसेट को कि वो ख़ुद को हाई इन्फ्लेशन रेट के इम्पैक्ट से बचा पाएँ और वीक एक्सचेंज रेट से भी बचा पाएँ बिजनेसिस को। लेकिन सेंट्रल बैंक हमेशा के लिए ये नेगेटिव टेरिटरी कायम नहीं रख सकता, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट नहीं रख सकता।
ना ही हुकूमत हमेशा के लिए स्पेंड कर सकती है ग्रोथ के ऊपर। तो जो सर्वे का रिज़ल्ट है वो ये शो करता है कि बिगर टर्न अराउंड हो सकता है कॉन्फिडेंस में फॉरेन इन्वेस्टर्स के जो कि ऑपरेट कर रहे हैं कंट्री में। जो नई प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ़्लो है पाकिस्तान में, हमने स्टडी पहले भी किया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो डिक्रीज़ कर रही है, बावजूद इसके कि 20% इंक्रीज़ देखने में आया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का साउथ एशिया में। साउथ एशिया के जो दूसरे कंट्रीज़ थे, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और इंडिया, इनके साथ हमने कंपेयर करके भी एक आर्टिकल पढ़ा था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर। क्या होगा अगर आने वाले महीनों में, तो ये ज़्यादातर जो चीज़ें हैं हिंज कर रही हैं, डिपेंड कर रही हैं कि जो बिजनेसेस की एबिलिटी है कि किस तरह से वो रिबाउंड करते हैं हुकूमत की असिस्टेंस मदद के बिना और सेंट्रल बैंक की मदद के बिना, क्योंकि जो ऑन गोइंग इकनॉमिक रिकवरी है ये क्लोजली लिंक कर रही है जो लैक्स फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, जो माली और मॉनेटरी पॉलिसीज़ पे छूट दी गई थी। इसी तरह से जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी इन अपॉर्चुनिटीज़ को, मौके को इस्तेमाल करना चाहिए करंट इकनॉमिक बूम के लिए, ताकि वो जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं इकानमी के उनको एड्रेस कर सकें फिनांशियल और गवर्नेंस इस्तिलाहात इम्प्लीमेंट करके। और बिजनेसेस जो हैं, बिजनेसमैन जो हैं, उनको ये ज़रूरत है कि वो बरकरार रखें, पायदार बनाएं अपने बिज़नेस को बग़ैर किसी हुकूमती मदद के। लास्ट एडिटोरियल है हमारा एजुकेशनल डिसरप्शन। अगर 1 साल से ज़ायद का असर हो चुका है जबकि जो एजुकेशन का सेक्टर है, तालीम का सेक्टर है ख़ास तौर पे, ये बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है पूरी दुनिया में कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। तमाम जो लर्नर्स हैं, ग्रेड स्कूल के वो बच्चे हों या फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले लोग हों, वो मुतासर हुए हैं एजुकेशनल सिस्टम की वजह से। डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी, यानी कि तरक्की पजीर ममालिक में भी, या फिर जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पे भी इसकी जो डिग्रीज़ हैं वो मुख्तलिफ हो सकती हैं जितना वो मुतासर हुए हैं, लेकिन ये मुतासर हुए हैं कोविड-19 की वजह से। अगर हम हाई इनकम स्टेट्स की बात करें तो वो कुछ हद तक कोप कर पाई हैं, टैकल कर पाई हैं इन तमाम जो हर्डल्स थी, डिफ़िकल्टीज़ थी इनको। लेकिन जैसा कि ममालिक हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, जैसा कि हमारा मुल्क है, डबल डैशेज़ में बताया गया है, जहाँ पे पब्लिक एजुकेशन सिस्टम पहले ही फ्रेजाइल कंडीशन में है, डेलिकेट कंडीशन में है, डबल डैशेज़ फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक करते हैं, तो हमारे ममालिक को ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं एजुकेशनल गोल्स को मीट करने में पेंडेमिक के दौरान। यूनेस्को का डाटा हमने देखा था, तकरीबन दुनिया के आधे बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूलों के पार्शल या फुल क्लोजर की वजह से मुतासर हुए हैं, और 100 मिलियन एडिशनल चिल्ड्रन ऐसे हैं जो कि फॉल बिलो कर जाएंगे मिनिमम प्रोफिशेंसी लेवल से, जो कि रीडिंग का है हेल्थ क्राइसिस की वजह से। जो स्कूल हैं पाकिस्तान में वो क्लोज़ रहे हैं पेंडेमिक के दौरान, शॉर्ट पीरियड के लिए ओपन हुए हैं जब केसेस डिप डाउन हुए हैं, कम हुए हैं, और दोबारा से क्लोज़ कर दिए गए थे जब केसेस इंक्रीज़ हुए हैं। मंडे वाले दिन सिंध हुकूमत ने अनाउंस किया है कि वो स्कूलों को एक मरतबा फिर से रीओपन करेगी 30 ऑफ दिस मंथ को, और उन्होंने यकीनी कहा है कि ये यकीनी बनाना चाहिए 100% वैक्सीनेशन होनी चाहिए स्टाफ की, और इसी तरह से 50% अटेंडेंस होनी चाहिए स्टूडेंट्स की। सेम डे पे जो स्कूल ओनर्स हैं और स्टाफर्स हैं उन्होंने एहतजाज किए थे सिंध के मुख्तलिफ शहरों में और कस्बों में, और उन्होंने कॉल किया था कि एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको रीओपन किया जाए। बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है एजुकेटिंग पाकिस्तान चिल्ड्रन में, ताकि ये इंश्योर किया जा सके, यकीनी बनाया जा सके उनकी हेल्थ को भी, और जो स्कूल का स्टाफ है इनको बैलेंस करने की जो चीज़ें हैं वो ये बहुत ज़्यादा टफ़ कॉल है। जबकि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो बेहतर तरीके से कोप कर सकते हैं, ऑनलाइन लेसन्स को समझ सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये चीज़ें ऑनलाइन लर्निंग मुश्किलात पैदा करती हैं। इसके अलावा जो इशू ऑफ एक्सेस है, रसाई का मसला है, ये भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं वो रिलायबल और हाई स्पीड इंटरनेट अफोर्ड नहीं कर सकते, इसी तरह से टैबलेट्स और स्मार्टफोन भी वो अफोर्ड नहीं कर सके थे कि वो इनेबल करें ऑनलाइन लर्निंग को। इसलिए जो एजुकेशन अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में उनको ये यकीनी बनाना चाहिए कि जो तमाम स्कूल का स्टाफ है उसको वैक्सीनेट किया जाए ताकि स्कूलों को रीओपन किया जाए सख्त SOPs के साथ। मीनवाइल जो पेंडेमिक है ये ऑफ़र करती है एक मौका पाकिस्तान को कि ये रीथिंक करे अपने एजुकेशन सिस्टम को, टेक्नोलॉजी की मदद से, ग्रेटर एक्सेस की मदद से एजुकेशन को ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है, और ख़ास तौर पर उन लाखों बच्चों तक जो कि स्कूल से बाहर रहते हैं। ये जी ब्रीफ एनालिसिस था आज के एडिटोरियल्स का। आज हमने एक मुख्तलिफ तरीके से आपने देखा कि इनको स्टडी किया है। अगर आप समझते हैं कि इस तरह से आप लेके चल सकते हैं तो ज़रूर बताइएगा, या फिर हमें अपने पुराने तरीके से चलना चाहिए। थैंक यू सो मच, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।